अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वह इंतहाई इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, केमिकल फार्मूला, और इसके दो टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये क्लास 9 के लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम केमिकल फार्मूला क्या है उसको डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं इसको भी डिफाइन करेंगे, और इनके एग्जांपल्स के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और हम किस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला को किसी एम्पिरिकल फार्मूला से कैसे फाइंड करेंगे उस इक्वेशन को भी लिखेंगे और उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलते हैं, पहले केमिकल फार्मूला क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला असल में दो तरह से इसकी डिफिनीशन हम लिख सकते हैं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड से मुराद यह है कि किसी भी कंपाउंड को आप सिंबल्स की फॉर्म में जाहिर करो, तो इसको हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। अगर मैं इस बड़े से नाम की जगह, ये एक फुल नेम है, बड़ा नाम है, इसको लिखते वक्त आपका टाइम भी ज़ाया होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जब आप किसी भी कंपाउंड का बहुत बड़ा नाम लिखते हो। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक आसान सा तरीका निकाला है जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो कंपाउंड को केमिकल फार्मूले की शक्ल में हम इसलिए लिखते रहते हैं क्योंकि किसी भी कंपाउंड को जब अब आप केमिकल फार्मूले के फॉर्म में लिख लेते हो तो आपका टाइम भी बच जाता है और बहुत इजी भी रहता है किसी भी केमिकल कंपाउंड को लिखने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम का कार्बोनेट की जगह अगर मैं सिंबल्स का इस्तेमाल करूं तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। ठीक है, और कार्बोनेट की जगह अगर मैं लिखूं CO3, तो ये आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट की जगह मैंने सिंबल्स का यूज करके इस कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड को जाहिर किया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक फुल नेम था कंपाउंड का, जिसकी जगह मैंने छोटे सिंबल्स का इस्तेमाल करके इस पूरे कंपाउंड को क्या किया है, बहुत ही छोटे अल्फाजों में या बहुत ही शॉर्टकट वे में मैंने इसको क्या किया है, जाहिर किया, और इसी को हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो द कलेक्शन ऑफ सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको जब आप क्या करते हो, डिफरेंट सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हो और उन सिंबल्स का आप मजमुआ लेते हो। देखें, मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जब कंपाउंड बनता है तो वो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि किसी कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो जब आप क्या करते हो, किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद जितनी भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को जब आप सिंबल से जाहिर करो और उन सिंबल्स को इकट्ठा लिखो तो इसको भी हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एक दूसरा कंपाउंड है। तो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास है पर ऑक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है कंपाउंड का। तो इसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ऑलरेडी अंडरस्टूड बात है कि पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑक्सीजन को कहते हैं। ये पर का मतलब है कि ऐसा कोई ऑक्सीजन जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास चार्ज -2 होता है, ये याद रखें। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जगह सिंबल्स का यूज करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। अगर हम उन डिफरेंट एलिमेंट्स की जगह सिंबल्स का यूज करें और उन सिंबल्स को इकट्ठा लिखें तो इससे भी हमारे पास क्या बनेगा, केमिकल फार्मूला बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखते हैं, इसका सिंबल लिख लेते हैं
और ऑक्सीजन, पर ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन की जगह हम इसका सिंबल लिखते हैं तो हम लिखेंगे H2O2। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या है, हमारे पास केमिकल फार्मूला है। तो इस केमिकल फार्मूले में आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, इस कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को सिंबल से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है और उन सिंबल्स को इकट्ठा लिखा है, एक साथ लिखा है। तो इसी को भी हम क्या कह सकते हैं, केमिकल फार्मूला कह सकते हैं। तो इधर आपको अंदाजा हुआ कि केमिकल फार्मूला हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास केमिकल फार्मूले के जो दो टाइप्स हैं, वैसे हमारे पास केमिकल फार्मूले के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूले के अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला ये भी आ सकते हैं, और स्केलेटल फार्मूला। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज है जो कि आगे जाके आप क्लास 10th में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप उनको डिस्कस करोगे। फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए एम्पेरिकल फार्मूला क्या करता है, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एटम्स के बीच में या आयंस के बीच में जो मौजूद होती है उसको शो करती है। यानी ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद आयंस हो या एटम्स हो उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशो को क्या करे, शो करे, ऐसे फार्मूले को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्चुअल फार्मूला फॉर बेंजीन, बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है C6H6। ये बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला है। अगर मैं क्या करूं, इस बेंजीन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इन कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में अगर सिंपलेस्ट रेशो शो करूं तो वो सिंपलेस्ट रेशो होगी CH मींस 1:1, ठीक है। यही सबसे सिंपलेस्ट रेशो मैं क्या कर सकता हूं, जाहिर कर सकता हूं। तो याद रखिए बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला है C6H6। अगर मैं इन कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंपलेस्ट रेशो शो करूं तो वो रेशो होगी 1:1। इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशो वाला फार्मूला होगा CH, और ये CH क्या है, ये असल में एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। दिस CH इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन। अब हमारे पास ये एम्पेरिकल फार्मूला है बेंजीन के लिए, सही है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ऐसी भी आएंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि ये एम्पेरिकल फार्मूले के साथ साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। तो याद रखें किसी कंपाउंड के वो वाले फार्मूले जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दी गई हो तो हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो द फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स है, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ एटम्स है, अगर उन एटम्स की मुकम्मल तादाद आपको शो की गई है किसी फार्मूले के अंदर तो उस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेंजीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। बेंजीन का ये वाला फार्मूला जो है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं या टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं। तो बेंजीन का ये वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जबकि ये वाला फार्मूला आप देख सकते हो कि इस फार्मूले में आपके पास बेंजीन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशो मौजूद है। तो इस सिंपलेस्ट रेशो मौजूद होने की वजह से हम इस फार्मूले को एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं और इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये हमारे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वो क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं ये हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए क्या करते हैं, लिखते रहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फार्मूलों से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है। और जितनी भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास फार्मूला यूनिट से बनता है और उन फार्मूला यूनिट्स के लिए हम एम्पेरिकल फार्मूले लिखते रहते हैं। जैसे जान लेते हैं फार्मूला यूनिट क्या होता है। असल में
आयनिक कंपाउंड के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो बार बार रिपीट होता रहता है, जैसे हमारे पास साल्ट जो है, साल्ट सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है वो NaCl होता है। इस तरह छोटे छोटे NaCl स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, और उनसे लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। तो याद रखें, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होता है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये एज्यूम कर लें, ये मैंने एक क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। वैसे ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैंने अंदाजतन आपको एक एग्जांपल के तौर पे ड्रा किया है। तो इस क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास क्या है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन होते हैं, ठीक है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इस क्रिस्टल में हमारे पास बहुत सारे इस तरह के स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होते हैं, और एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट में, जिसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, उसमें एक सोडियम होता है, एक क्लोरीन होता है, और वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो कंबाइन होकर बहुत बड़ा क्रिस्टलेटिस क्या करते हैं, वो बनाते रहते हैं, और इस तरह हमारे पास जो साल्ट है वो बनता रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और एक इक्वेशन को भी ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं उस इक्वेशन को भी लिखूंगा कि जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, किसी भी एम्पेरिकल फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो उस इक्वेशन को लिखते हैं, और एक एग्जांपल भी उसके ऊपर, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी हम उसके ऊपर करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है क्लास 9th लेवल पे, तो आप उसको हल कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी हल करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि वो कौन सा इक्वेशन है जिसके ज़रिए आप किसी भी एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो वो इक्वेशन है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n multiplied by empirical फार्मूला। ये n क्या होता है, देखें, n असल में बराबर होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो n इसके बराबर होता है। तो याद रखें, जो इक्वेशन है जिसके जरिए आप किसी भी एम्पेरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूले को इजीली निकाल सकते हो, वो इक्वेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, देखें, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर मैंने कहा है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स है, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का जब हम सम लेते हैं तो इसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। इसी तरह सेम हमारे पास एम्पेरिकल मास होता है, या एम्पेरिकल फार्मूला मास जो होता है, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स होते हैं, और फार्मूला यूनिट्स के अंदर मौजूद जितनी भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी एटम्स है, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का जब हम सम लेते हैं तो इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला मास कहते हैं। जैसे इस पे हम एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम एम्पेरिकल मास निकालते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मास या एम्पेरिकल मास। और इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल होता है, तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स मौजूद है, उन एटम्स के एटॉमिक मासेस का जब आप सम लोगे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे।
मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब फाइंड कैसे करते हैं, देखें अभी मैं आपको बता चुका हूं कि चाहे आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में हम जितनी भी फार्मूला यूनिट्स होते हैं उनके अंदर मौजूद जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के जितनी भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम लेते हैं। सेम हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जितनी भी हमारे पास एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस का भी हम सम लेते हैं। तो दोनों को निकालने का तरीका जो है वो भी सेम है और इनकी यूनिट्स भी सेम है। यानी जब आप एम्पेरिकल मास निकालते हो तो वो भी हम एटॉमिक मास यूनिट में क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको भी हम एएमयू में जाहिर करते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में आप मुझे ये बताओ कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम के कितने एटम्स है, 1 एटम है। क्लोरीन के कितने एटम है, 1 एटम है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू हमारे पास सोडियम के कितने एटम्स हैं, 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्लस, उसके बाद आप प्लस लगाओगे। क्लोरीन के कितने एटम्स है, 1 मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। वैसे हमारे पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास 22.9 समथिंग है, लेकिन मैंने बस अप्रोक्सीमेट 23 लिख लिया है। तो जो पीरियोडिक टेबल में आपको सोडियम का एटॉमिक मास दिया गया है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे, सही है। तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23 प्लस ये हो जाएगा 35.5, इससे आ जाएगा 58.5 AMU। ये हमने फाइंड कर लिया है और ये 58.5 क्या है, ये एम्पेरिकल फार्मूला मास है फॉर सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में ये एक सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक फार्मूला यूनिट है। इसी तरह अगर आपने H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास भी हम इसी तरह सेम मेथड से निकालते हैं। किस तरह के, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2, तो आप इधर लगाओगे 2 मल्टीप्लाइड बाय एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, तो आप यहाँ पे 1.008 लगाओगे, फिर प्लस लगाओगे। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1, तो आप 1 लगाओगे मल्टीप्लाइड बाय एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16.00, ये आप लगाओगे वैल्यूज को, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप AMU में शो करोगे, वो होगा मॉलिक्यूलर मास। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हो, दोनों को आप सेम टेक्निक से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, इजी है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला HO है, आपको उसकी N की वैल्यू दी गई है 2, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट N की वैल्यू भी दी गई है और आपको एम्पेरिकल फार्मूला भी दिया गया है, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले में पुटिंग करो। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N की वैल्यू दी गई है 2, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला है HO, ठीक है। अब देखें ये जो 2 है, ये 2 असल में इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, मींस के ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है। और आपको बार बार बताया जा चुका है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं और उन एटम्स के ठीक नीचे जो ये नंबर लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो नीचे लिखा होता है, इस नंबर को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, दिस इज सबस्क्रिप्ट। और ये सबस्क्रिप्ट क्या करता है, ये नंबर ऑफ एटम्स को शो करता रहता है। यानी हमारे पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उस ऑक्सीजन एलिमेंट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 3 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे सबस्क्रिप्ट 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है। मैं इसको जरा शो कर देता हूँ। ये 2 जो है ये भी इस 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा H2O2
और ये H2O2 क्या है? दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मींस इस फार्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो किए गए हैं, तो इस वजह से हम ऐसे फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह एम्पेरिकल फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी हम एक ऐसे प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करेंगे कि जिसमें n की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई होगी। अगर आपको किसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर मास दिया गया है और एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, तो आप इन दो इंफॉर्मेशन से कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो, आए उस पर भी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को गौर से देखें। इसको मैं आप पहले एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद हम इसको हल करेंगे। गौर से देखना है और एक एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको क्या करना है, उसको सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए, लिखा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78 ग्राम पर मोल। कहा गया है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 78 ग्राम पर मोल है और उसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH। तो आप क्या करो, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करो। कैसे करेंगे देखें, हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां से हम शुरू करते हैं। हम लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, मैंने लिख लिया है सोल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा। जो डेटा हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो जो डेटा हमें दिया गया है, पहली चीज जो हमें दी गई है वह है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल, ये दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज जो दी गई है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू CH, ये एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला लिखा था कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को जब फाइंड करेंगे तो एक इक्वेशन की मदद से फाइंड करेंगे। वो इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। ये हमारे पास इक्वेशन था। फिर इस इक्वेशन में मैंने आपको ये भी कहा था कि n बराबर होता है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है। अच्छा, यहां पे हमें n की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई है। हमने क्या करना है, पहले n की वैल्यू को निकालना है, उसके बाद उस n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, एम्पेरिकल फार्मूला को लिखना है, उसके बाद n को, जो एम्पेरिकल फार्मूला हमें यहाँ पे दिया गया है, इस एम्पेरिकल फार्मूले के साथ हम n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो निकल के आएगा। तो कैसे करेंगे देखें। पहले हमने n को मालूम करना है, तो n को मालूम करने के लिए आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला मास होना जरूरी है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम्पेरिकल फार्मूला मास हम एम्पेरिकल फार्मूले से निकालते हैं, यानी किसी एम्पेरिकल फार्मूले के अंदर मौजूद जितनी भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को जब हम सम अप करेंगे तो उससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला मास कहेंगे। तो हमारे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है। इस एम्पेरिकल फार्मूले में कार्बन की तादाद कितनी है? कार्बन एटम्स की तादाद 1। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस करेंगे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 1 मल्टीप्लाइड बाय एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, तो इससे हमारे पास निकल के आएगा 12 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 AMU।
ठीक है। तो हमारे पास ये निकल के आया है, तो 13 AMU है हमारे पास। हमने एम्पेरिकल फार्मूला मास को फाइंड कर लिया है। हमारे पास मॉलिक्यूलर जो मास है वो ऑलरेडी हमें दिया गया है, यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे ग्राम पर मोल की जगह अगर हम AMU लिखे, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम AMU में क्या करेंगे, ज़ाया करेंगे। हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, n बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 78 AMU डिवाइडेड बाय 13 AMU, ठीक है। तो AMU के साथ कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 13 1 जार 13, 13 6 जार 78 आता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब हमने क्या किया है, n की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, फार्मूले में पुटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले में एक बार आप अच्छी तरह इसको देख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो हम n की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला की जगह हम एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, यानी जो भी फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा उस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब देख सकते हो n की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, वो है 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास है CH, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH। सेम इससे पहले जो हमने किया था उसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी 1 है सबस्क्रिप्ट्स में, तो आप 6 को इधर इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास निकल के आएगा C6H6। तो ये C6H6 ये क्या है, ये असल में बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो किए गए हैं, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।